हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के साथ साथ जनरल अवेयरनेस के भी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्नाशय के बारे में। आज मैं आपको इस टॉपिक में अग्नाशय को इतना डीपली में लेके जाने वाला हूँ जो आपको एहसास भी नहीं होगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपने आज तक जितना भी पढ़ा होगा अग्नाशय को, मेरा वादा है कि आपने इतना डीपली तक कभी नहीं पढ़ा होगा और इतना मज़े से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और इतने ज़्यादा अच्छे से समझ कभी नहीं आया होगा। ये मेरा दोस्तों वादा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ओरली इसके बारे में, फिर उसके बाद में लिखूंगा। तो अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप इसे तैयार रखें। कम से कम 5 से 6 पेज के बीच में आपकी नोट्स होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि किस किस चीज़ पे चर्चा करेंगे और किन बातों पे हमारी चर्चा होगी। जैसे आज हम बात करेंगे कि इस अग्नाशय का भार कितना होता है, इसका रंग कैसा होता है, इस अग्नाशय का प्रकृति कैसा होता है, इस अग्नाशय जो ये एक प्रकार का ग्रंथि है वो किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्यस्रावी ग्रंथि है, अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है और अग्नाशय से जो रस निकलता है वो हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना निकलता है। उसके साथ साथ आज मैं बात करूंगा क्यों शुगर के बारे में, क्योंकि अग्नाशय के डिफ़ॉल्ट से ही व्यक्तियों को शुगर होता है। तो आज तक आपने सिर्फ शुगर को सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? ग्लूकोयूरिया, पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया, पॉलीफेगिया, कीटोनूरिया। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूंगा अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम के बारे में। इससे दोस्तों 5 एंजाइम निकलती है। कौन कौन सा? एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन और एक एस्टेरेज। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इसकी शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको बताता हूं, मैं उसके बाद में लिखूंगा, ठीक है, धीमे धीमे करके। अगर आपको वीडियो स्लो लगेगी लिखने समय तो आप उस समय मेरे वीडियो को तेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अग्नाशयी रस, ये अग्नाशय का भार 50 से 85 ग्राम के बीच होता है। इसका रंग गुलाबी होता है। किसका? अग्नाशय का। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अपवाद की श्रेणी में आता है। मिश्रित ग्रंथि का कहने का मतलब है कि अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और इसके साथ साथ बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर हम इसे परसेंटेज में दे दें कि अंतःस्रावी ग्रंथि कितना परसेंट है और बाह्यस्रावी ग्रंथि कितना परसेंट है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि 99% है और 1% मात्र बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इस अग्नाशय से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे अग्नाशय रस कहा जाता है और उस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। उसे पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 95% जल और मात्र 5% ही एंजाइम होता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन 1.3 से 1.5 लीटर तक अग्नाशय रस निकलता है। दोस्तों इस अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 के बीच होती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि अग्नाशय रस की प्रकृति क्षारीय होती है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है जो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है? तो इसमें दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए इस अग्नाशय रस की प्रकृति क्षारीय होती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि हमारे शरीर में अम्ल व क्षार की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, आपको पता होगा कि अगर हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी दोस्तों गड़बड़ है। अगर हमारे शरीर में सिर्फ क्षार की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए वो भी गड़बड़ है। तो इसकी मात्राओं को कौन कंट्रोल करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों फास्फेट व बाइकार्बोनेट की आयन। मैं दोस्तों जो बोल रहा हूँ, मैं एक एक बात को आप इस पर की गौर कीजिएगा। हो सकता है कि मैं जिस बात को बोलूँ उस बात को मैं लिखूँ ना, क्योंकि जब ज़्यादा समय लगेगी तो लोग इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँगा इससे जो अग्नाशय से निकलने वाली एंजाइम के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन और एस्टेरेज के बारे में। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हुए शुरुआत करते हैं, ठीक है। बस अब वीडियो में बने रहें। तो अग्नाशय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अग्नाशय, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ दोस्तों भार की, रंग की, ठीक है, तो इसका भार कितना होता है? 50 से 85 ग्राम के बीच होती है, ठीक है। इसका रंग कितना होता है दोस्तों, कैसा होता है? गुलाबी होता है, ठीक है। या किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ये मिश्रित ग्रंथि है।
इसमें अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। अंतःस्रावी कितना मेरे भाई 99% है और बाह्यस्रावी कितना है, तो आपका आंसर होगा 1% है। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया कि इस अग्नाशय से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे कहा जाता है अग्नाशय रस कहा जाता है। इस अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं पीएच वैल्यू की, तो मैंने अभी आपको बताया 7.8 7.5 से 8.3 के बीच होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, इसकी दोस्तों मैं लिख देता हूं कि प्रकृति कैसी होती है मेरे भाई, तो क्षारीय होती है। क्षारीय किस वजह से होती है, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में, कि मनुष्य के शरीर में अम्ल व क्षार की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? अम्ल व क्षार को नियंत्रित कौन करता है? तो आपका आंसर होगा फास्फेट व बाइकार्बोनेट के आयन। ठीक है। इसके बाद मैं दोस्तों, चलिए मैं अब इसे मिटाता हूं और उसके बाद में लिखता हूं इससे निकलने वाले एंजाइम के बारे में। एंजाइम, इससे 5 प्रकार की एंजाइम निकलती है। ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहले मैं लिखता हूँ एमाइलेज। इसका दोस्तों कार्य क्या है? तो ये एमाइलेज दोस्तों लार के साथ साथ अग्नाशय के साथ साथ लार में भी पाया जाता है। तो ये लार प्लस अग्नाशय दोनों में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है? तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। आप इसे लिखते जाइएगा दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ। दूसरी लाइपेज है। दोस्तों लाइपेज भी एमाइलेज की तरह अग्नाशय के साथ साथ बड़ी आंत में भी पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? बड़ी आंत प्लस में अग्नाशय में तो पाया ही पाया जाएगा, क्योंकि अग्नाशय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस लाइपेज का दोस्तों कार्य क्या होता है? तो ये वसा के पाचन में मदद करती है। वसा के पाचन में मदद करती है। ठीक है। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटीएज के बारे में। दोस्तों ये सारे एंजाइम हैं, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। ठीक है। ये प्रोटीएज क्या करता है? तो आपका आंसर होगा ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। क्या? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है। कौन ये प्रोटीएज? चौथा मैं दोस्तों बात करूंगा ट्रिप्सिन के बारे में। ट्रिप्सिन दोस्तों ये क्या करता है? तो ये ट्रिप्सिन पूरा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है।
ठीक है दोस्तों, आप नामों से आप ज़्यादा डरिएगा नहीं। अगर ये मुझे याद हो सकती है, अगर ये मुझे समझ में आ सकती है मेरे को, तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और दोस्तों मैं लास्ट में बात करूँगा एस्टेरेज के बारे में। ये क्या करता है मेरे भाई? तो ये खाने से कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है, खाने से कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ दोस्तों, जैसे जो आप खाना वगैरह खा रहे हैं उसमें फैट होगा ना, वसा होगा ना, उसे ये अलग करता है। कौन? एस्टेरेज अलग करता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम लोग फिर पहले चर्चा करेंगे इसके बारे में ओरली, उसके बाद फिर मैं लिखूँगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब इससे निकलने वाले एंजाइम के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि ये जो अग्नाशय होती है ना, उसमें 3 प्रकार की दीपिका पाई जाती है। कौन कौन सी? अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और एक डेल्टा सेल। उस डेल्टा सेल को गामा सेल भी कहा जाता है। इस अग्नाशय में पाए जाने वाला इन तीनों द्वीपिका की खोज लैंगरहैंस नामक एक व्यक्ति ने किया था। इसलिए अग्नाशय के इन तीनों द्वीपिकाओं को लैंगरहैंस की द्वीपिका के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करूंगा कि अल्फ़ा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है और इसकी खोज किसने किया था। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसकी खोज किसने किया, और डेल्टा सेल या गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अल्फ़ा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन, जिसकी खोज किम्बल प्लस मर्लिन ने की है। अगर मैं बात करूं बीटा सेल के बारे में, तो दोस्तों बीटा सेल की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की है। इस बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन किससे निकलता है। और अगर आप मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे तो आप उसमें भी कई बार इस क्वेश्चन को फेस किए होंगे। एक है दोस्तों डेल्टा सेल, या तो जिसे गामा सेल के भी नाम से जाना जाता है। उससे दोस्तों सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में। चलिए मैं थोड़ा सा पहले इसे लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करते चला जाएंगे। ठीक है, जिसे मान के चलिए कि इसमें दोस्तों 3 प्रकार की द्वीपिका पाई जाती है। 3 प्रकार की द्वीपिका पाई जाती है। कौन कौन है मेरे भाई? एक है दोस्तों अल्फ़ा सेल, अल्फ़ा कोशिका में लिख देता हूँ। इससे क्या निकलता है? तो ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। इसकी खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा किम्बल प्लस मर्लिन ने की थी। किम्बल प्लस मर्लिन ने की थी। ठीक है, दूसरी है दोस्तों बीटा सेल, बीटा कोशिका। इसी बीटा कोशिका से दोस्तों निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी दोस्तों अगर मैं बात करूं खोज के बारे में, तो इसकी खोज किए हैं बेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, एक है दोस्तों गामा सेल। इस गामा सेल को डेल्टा सेल के भी नाम से जाना जाता है। इससे निकलता है सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन, जो वृद्धि रोधक हार्मोन है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ये वृद्धि को दोस्तों रोकता है, तो इसे वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि रोधी हार्मोन कहा जाता है किसे? सोमैटोस्टैटिन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में। ठीक है,
तो ये दोस्तों ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाते चला जाता है, धीमे धीमे बढ़ाते चला जाता है, क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन सारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। फिर से दोस्तों आप इसे सुन लीजिए कि ग्लूकागोन हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा को धीमे धीमे बढ़ाते चला जाता है, क्योंकि ये सारे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। अच्छा, ये सारे ग्लाइकोजन को जब ये ग्लूकोज में बदल देता है तो मैं बात करूँगा कि ये ग्लाइकोजन रहता कहाँ पे है। तो दोस्तों आप जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, और ये कहाँ पे रहता है? तो लीवर में रहता है, जिसे जिगरा भी कहते हैं। ठीक है, उसी लीवर को जिगरा भी कहते हैं और उसे अकरत भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहता है? तो ये जिगरा में रहता है, लीवर में रहता है। कौन? ग्लाइकोजन संचित रहता है। तो उसी ग्लाइकोजन को ये ग्लूकागोन हार्मोन धीमे धीमे ग्लूकोज में बदल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका इसमें से एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि ग्लाइकोजन कहाँ पे संचित रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अकरत, जिगर, जिगरा, जो भी आप बोलिए। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि ग्लूकागोन हार्मोन का सीधा संबंध किससे? लीवर से, क्योंकि लीवर में ही तो है ग्लाइकोजन हार्मोन और उसको ही तो सीधा ये ग्लूकोज में बदल देता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। तो ग्लूकागोन हार्मोन अगर ब्लड में शुगर की मात्रा को धीमे धीमे बढ़ाते चला जाएगा तो डायबिटीज़, जिसे मधुमेह या शुगर कहा जाता है, उसकी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो भगवान ने ऐसा दोस्तों सिस्टम बनाए हुए हैं कि जब ये ग्लूकागोन हार्मोन धीमे धीमे हमारे शरीर में ग्लूकोज अगर बढ़ाएगा और जब ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा होने लगेगी, वैसे ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है और उसका दोस्तों स्राव हो जाता है और उस ग्लूकोज को कंट्रोल कर देता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो हमें एनर्जी ही नहीं आएगी, इसलिए ग्लूकोज भी ज़रूरी है। इसका मतलब ग्लूकागोन हार्मोन भी ज़रूरी है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन अगर ना निकले और अगर सिर्फ ग्लूकागोन हार्मोन ही निकले तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। तो आपको इससे दो क्वेश्चन और क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन तो एक क्लियर हो गया कि आप बताइए कि कौन सा हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकागोन हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है। दूसरी क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और मैं बात करूंगा। जैसे अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए और अगर इंसुलिन की मात्रा बहुत ही कम रहे तो व्यक्ति को तो डायबिटीज़ होगा ही। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा ही देता हूँ, मैं इसे यहाँ तक मिटाता हूँ। ठीक है, अगर शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इंसुलिन कम रहेगा और इंसुलिन कम रहेगा, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से तो व्यक्ति को मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मधुमेह हो जाएगा, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं, जिसे डायबिटीज़ भी कहते हैं, डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ठीक है, वहीं पे अगर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए, अगर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा व ग्लूकोज कम हो जाए,
वह ग्लूकोज कम हो जाए तो व्यक्ति को दोस्तों कमज़ोरी होने लगेगी, क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? ग्लूकोज से ही तो मिलती है। और वहीं अगर कि ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाएगी और अगर ये इंसुलिन हार्मोन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमें कमज़ोरी होने लगेगी। कमज़ोरी होने लगेगी तो हमारे आँखों से धुंधलापन आने लगेगी। धुंधलापन के साथ साथ दोस्तों जनन क्षमता में भी कमी आएगी। जनन क्षमता में भारी गिरावट आएगी, ठीक है, बहुत ही कमी आएगी। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। मैं इसे इंग्लिश में ही लिख देता हूँ। दोस्तों आप इन दोनों बातों को ठीक से आप नोट कर लीजिएगा। यह है हाइपरग्लाइसीमिया और यह है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब हमारे शरीर के ब्लड में इंसुलिन हार्मोन जब ज़्यादा जब निकले और वह जब ये ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो उस चीज़ को कहा जाता है क्या? हाइपोग्लाइसीमिया। इससे व्यक्ति को कमज़ोरी होने लगती है, आँखों में धुंधला होता है, आँखों में धुंधला होता चला जाता है और इसके साथ साथ जनन क्षमता में कमी आ जाती है। चलिए मैं इसे लिख ही देता हूँ, कमजोरी होना, ठीक है, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, आँखों की धुंधलापन हो जाना, आँख धुंधलापन हो जाना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताया, एक मतलब मैंने बताया तो काफ़ी चीज़, मतलब एक चीज़ मैंने इसमें और आपको बताया जो आप शायद नोट कर सकते थे कि इस ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है कि ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। वहीं जब ये ग्लूकागोन हार्मोन जब अमीनो एसिड को ग्लूकोज में जब धीमे धीमे परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहा जाता है पता है? उसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है मेरे भाई? ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने आपको क्या बताया? जब ग्लूकागोन हार्मोन अमीनो एसिड को धीमे धीमे ग्लूकोज में बदलता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और जब वही ग्लूकागोन हार्मोन जब ग्लाइकोजन को धीमे धीमे ग्लूकोज में बदलता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। वहीं पे दूसरा में बताया जब ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तो दोस्तों उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि जब ग्लूकागोन हार्मोन का बात आया है तो इससे ही तो डायबिटीज़ होता है ना, इसकी अधिकता से। तो दोस्तों डायबिटीज़ 5 प्रकार का होता है। डायबिटीज़ 5 प्रकार का होता है।
चलिए मैं इसे लिखता हूँ। एक होता है दोस्तों ग्लूकोसूरिया, ठीक है। एक होता है दोस्तों पॉलीयूरिया, ये दोस्तों आर है। पॉलीपेप्सिया, दोस्तों मैं इसे हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ एक ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई हिंदी नहीं होता है। एक होता है दोस्तों पॉलीफेगिया, एक होता है दोस्तों कीटोनोयूरिया। इस ग्लूकोसूरिया में क्या होता है कि पेशाब में ग्लूकोज आता है। इसे ब्लैक से लिखता हूँ। पेशाब करते समय ग्लूकोज आना। दोस्तों जिस व्यक्ति को ग्लूकोसूरिया होता है वह व्यक्ति जब कहीं बाहर में खुले में पेशाब वगैरह जब करता है तो वहाँ पे दोस्तों चींटी लग जाती है, क्योंकि उसकी पेशाब से ज़्यादा मात्रा में क्या आती है, ग्लूकोज आती है, ठीक है। तो पेशाब करते समय ग्लूकोज आना, आप शायद देखे भी होंगे कि कई सारे जो डॉक्टर होते हैं वो यूरिन के माध्यम से भी डायबिटीज़ को चेक करते हैं कि आपके शरीर में शुगर का लेवल क्या है। पॉलीयूरिया में क्या होता है, बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब आता है मेरे भाई, बार बार पेशाब आना पॉलीयूरिया में। पॉलीपेप्सिया में क्या होता है, व्यक्ति को बार बार प्यास लगेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि उसे भी डायबिटीज़ हो गया, बार बार प्यास लगना, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पॉलीफेगिया में दोस्तों क्या होता है, बार बार व्यक्ति को भूख लगता है, अभी खाया चलो फिर इसको भूख लग गया, फिर खाया फिर भूख लग गया, यानी कि वो दिन भर में कम से कम 5 बार तो खाना खाएगा ही खाएगा, और रात में जब उसे नींद आएगा तभी उसे भूख नहीं आएगा, लेकिन जब नींद टूटेगी तब उसे साला भूख लग जाएगा। तो बार बार भूख लगना। और कीटोनूरिया में क्या होता है दोस्तों, जब आप पेशाब करेंगे उस समय उस पेशाब के माध्यम से हानिकारक चीज़ें बाहर निकलेगी। तो आपको पता कैसे सब चलेगी कि हानिकारक चीज़ें बाहर निकल रही है, तो पेशाब करते वक्त जलन होगी, ठीक है, और टॉक्सिन जैसे चीज़ें निकलेगी। तो पेशाब करते वक्त पेशाब करते समय हानिकारक चीज़ों का उत्सर्जन। होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों डायबिटीज़ का प्रकार हो गया। अब मैं दोस्तों बताऊंगा इंसुलिन के बारे में कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम हार्मोन कौन सा है। तो आपका आंसर होगा इंसुलिन। क्या है दोस्तों, इंसुलिन है प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कृत्रिम हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है एक प्रकार का इंसुलिन। आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इसमें जस्ता पाया जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन में किस प्रकार का धातु पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जस्ता। जिस प्रकार से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है उसी प्रकार से इसमें जस्ता पाया जाता है। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और मैं लिखता हूँ उस सबके बारे में। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला प्रथम कृत्रिम हार्मोन के बारे में अगर पूछा जाता आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इंसुलिन। दूसरी, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। इसमें जस्ता पाया जाता है।
कौन सा धातु पाया जाता है? तो जस्ता, और एक प्रकार का ये प्रोटीन है। ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि इस इंसुलिन, चलिए इसका तो खोजकर्ता के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया कि इस इंसुलिन का खोजकर्ता किसने है, तो बेटिंग एवं बेस्ट किए थे, इसका खोज किए थे। ठीक है। अब मैं दोस्तों एक और मैं बात करता हूँ कि जैसे कि वसा को वसीय अम्ल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा क्या? लाइपोलिसिस प्रक्रिया। मैंने वसा के बारे में भी बात किया ना, जैसे जो लाइपेज वसा के पाचन में मदद करता है, और ये एस्टरेज क्या करता है? ये खाने से कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है। तो वसा को वसीय अम्ल में बदलना, वसा को वसीय अम्ल में बदलना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा लाइपोलिसिस प्रक्रिया। लाइपोलिसिस प्रक्रिया कहलाता है। और कुछ इसमें बच गया क्या? प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है। अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है। एक ग्लूकागोन हार्मोन में 29 अमीनो अम्ल होता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी क्लास मेरा अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता